की बड़ी खबर पर कि आखिर दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे, और ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से। दरअसल दिल्ली विधानसभा भंग करने की आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज केंद्र सरकार की तरफ से अदालत को यह जानकारी दी गई कि उपराज्यपाल ने जो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा था कि दिल्ली में सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए, राष्ट्रपति ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल यह पूछा गया सरकार से कि आखिर दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे। सरकार ने कोर्ट से कहा, राष्ट्रपति ने सबसे बड़ी पार्टी को बुलाने को कहा है। प्रशांत भूषण ने कहा, बीजेपी के पास सरकार के लिए नंबर ही नहीं है। उपचुनाव जीतने पर भी बीजेपी के पास 31 सीटें ही होंगी। प्रशांत भूषण की तरफ से अदालत को यह जानकारी दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारते हुए कहा है कि 8 महीने से हो क्या रहा है दिल्ली में। यह फटकार सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को, दिल्ली में चुनी हुई सरकार बने, राष्ट्रपति शासन कोई विकल्प नहीं, ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज कही। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी कोर्ट में आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी, ये तस्वीर साफ कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और फिलहाल यह बहस चल रही है कि एलजी को क्या कोर्ट निर्देश दे सकता है। जी, तो दिल्ली में सरकार बनाने का पेच जो एक बार फिर से फंस चुका है। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दे दी गई थी कि राष्ट्रपति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और यह मौजूदा स्थिति दिल्ली विधानसभा की, जिसकी स्ट्रेंथ 67 है, बहुमत के लिए 34 का आंकड़ा चाहिए किसी भी दल को। फिलहाल बीजेपी के पास 29 विधायक, आम आदमी पार्टी के 27 विधायक, कांग्रेस के पास 8 विधायक हैं, अन्य 3 हैं। मतलब इस स्थिति में बीजेपी बहुमत से 5 की दूरी पर है। और अगर उपचुनाव होते हैं, तीनों सीटें बीजेपी जीत भी जाती है, मतलब विधानसभा की स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ जो है वो 70 हो जाएगी। और ऐसे में बीजेपी के खाते में 32 का आंकड़ा होगा, आपके पास 27, कांग्रेस 8, अन्य 3, तब भी बीजेपी बहुमत से 4 कम। तो जो अन्य हैं वो अगर बीजेपी को समर्थन भी कर देते हैं तो भी बीजेपी बहुमत से 2 कम की स्थिति में है, मतलब तब भी बीजेपी प्लस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। और इसी गुणाभाग की बिना पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सवाल पूछा गया सरकार से कि आखिरकार सरकार बनेगी कैसे दिल्ली में। गौरतलब है कि 2013 दिसंबर में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे और नतीजे जब सामने आए थे, तब भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर कर आई थी 31 विधायकों के साथ, और उस वक्त बीजेपी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में फिलहाल भले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, दिल्ली में अगर उपचुनाव हो जाते हैं तब भी, और उन तीनों उपचुनाव में बीजेपी को ही जीत मिलती है, तब भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर होगी। मतलब सबसे बड़े दल के तौर पर तो बीजेपी उभरेगी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर होगी। तो ऐसे में सरकार बनेगी कैसे, इस वक्त ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, किस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल तो बेहद अहम पूछा है, लेकिन इसके बाद, इस सवाल के बाद सुनवाई का रुख मुड़ गया है। जो मूल प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या उपराज्यपाल को कोई निर्देश या आदेश अदालत की तरफ से दिया जा सकता है, इस मसले पर अभी जिरह चल रही है। उपराज्यपाल की तरफ से वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल भी पेश हुए हैं अदालत में, और उनका ये कहना है कि कोई समय सीमा सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत नहीं तय कर सकती कि कितने समय सीमा के अंदर राज्यपाल को या उपराज्यपाल को फैसला लेना चाहिए, उनको क्या फैसला लेना चाहिए, ये तमाम बातें हैं जो कि अदालत के दायरे से बाहर हैं। तो ये बातें अभी रखी जा रही हैं। ऐसे में ये नहीं लगता है कि जो एक यक्ष प्रश्न है दिल्ली के लोगों के सामने कि उन्हें सरकार कब तक मिलेगी और कैसी मिलेगी, क्या दोबारा चुनाव होंगे या कोई पार्टी सरकार बनाएगी। जी, अच्छा निपुण, जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए फिलहाल बहस का रुख इस तरफ मुड़ गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उपराज्यपाल को कोई निर्देश दिया जा सकता है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाना कि उपराज्यपाल को 5 महीने का वक्त नहीं लेना चाहिए था। तो कुल मिलाकर किस तरीके से इस पूरी स्थिति को समझा जाए? देखिए, ये पूरी स्थिति जो है, ये शुरुआत में ही जब फरवरी में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, उसके कुछ समय के बाद संविधान पीठ को ये मामला रेफर किया गया था, क्योंकि ये पाया गया कि जो व्यापक, जो विस्तृत संवैधानिक प्रश्न हैं वो खड़े होते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से निर्देश दे भी सकता है या नहीं। इस दौरान जो है बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से नई नई अर्जियां दाखिल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किए कि ठीक है, संविधान पीठ मामले को सुन रही है, लेकिन सरकार
हासिल करना दिल्ली के लोगों का अधिकार है। इन सवालों के जवाब में, जो कि टिप्पणी की सूरत में थे, केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आए कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई है, राष्ट्रपति ने अब जो है मंजूरी दे दी है, ये तमाम बातें बताई गई। लेकिन आखिरकार बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने बातें तो बताई हैं, लेकिन उन जवाबों के आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश दे सकता है? क्योंकि ये प्रश्न अभी इसका उत्तर आना बाकी है। ऐसे में नहीं तो जिस तरफ फिलहाल ये बहस मुड़ती हुई नजर आ रही है कि उपराज्यपाल को क्या सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश दे सकता है, ऐसे में उपराज्यपाल के वकील की तरफ से क्या ये बात कोर्ट को कही गई है कि ये मामला कोर्ट के दायरे से बाहर हो जाता है? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से ये बात रखी गई है कि ये अदालत का काम नहीं है। जो संवैधानिक व्यवस्था इस देश में स्थापित है उसके तहत ये पूरी तरह से उपराज्यपाल या राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से निर्णय लेंगे। उनके निर्णय को समय सीमा में भी नहीं बांधा जा सकता है, तो ये पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में है और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता या निर्देश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहीं ना कहीं माना है और इसी प्रश्न पर जो है सभी पक्षों की राय सुनी जा रही है कि क्या सुप्रीम लेकिन आम आदमी पार्टी की विधानसभा भंग करके दिल्ली में नए सिरे से चुनाव कराने की जो याचिका है उसे तो निपुण फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, उस पर तो फिलहाल सुनवाई जारी रहेगी, तो ये भी बहुत अहम हो जाता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, उसको खारिज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि जो मूल याचिका थी आम आदमी पार्टी की तरफ से वो यही थी कि विधानसभा को भंग करने का निर्देश दिया जाए, दोबारा चुनाव कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे। लेकिन बाद में मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ के पास ये कहते हुए रेफर किया था कि सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्या हम ऐसा कोई निर्देश दे सकते हैं। तो मामला तभी एक दूसरी करवट ले चुका था और वही बात फिर से घूमकर सामने आ गई है। तो याचिका को खारिज तो नहीं किया गया है, लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर हासिल करना होगा कि क्या ऐसा कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। तो ऐसे में मामला लंबा खिंच सकता है अभी। जी, और जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि आखिर दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे, तो क्या अब इसका जवाब दिया जा सकता है सरकार की तरफ से? जो बात कुछ देर पहले मेरे सहयोगी विजय विद्रोही कह रहे थे कि क्या कोर्ट में फ्लोर टेस्ट हो सकता है, वहां पर आंकड़े पेश किए जा सकते हैं? जी, विजय ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है और यही एक सवाल है, यही एक बात है जो कि रखी जा रही है उपराज्यपाल की तरफ से भी कि इस तरह से ये आंकड़े या ये सारी जानकारी नहीं दी जा सकती। हालांकि अब तक जो सवाल उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके जवाब दिए गए हैं, तो ऐसे में ये हो सकता है कि भले ही टिप्पणी की सूरत में ये सवाल आए हों, आदेश की सूरत में सवाल नहीं आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की का लिहाज करते हुए, सम्मान करते हुए जब भी अगली सुनवाई की तारीख हो तब एक स्पेसिफिक फिगर्स के साथ, आंकड़ों के साथ उपराज्यपाल की तरफ से जानकारी दी जा सकती है। लेकिन आज जो सुनवाई चल रही है उसमें ऐसी कोई बात अभी नहीं हो रही है कि आंकड़े क्या है और सरकार कैसे बनेगी, बल्कि इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश दे सकता है या नहीं। निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए, आगे के बुलेटिन्स में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो विजय विद्रोही, ये तो बहुत ही दिलचस्प राह पर ये मामले की सुनवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे कि निपुण बता रहे थे। जी हाँ, और कुल मिलाकर अभी तक जो मैं समझाऊं निपुण की बातों से, निचोड़ उसका यही लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब समय खरीदना चाहती है। वो चाहती है कि समय उसके पास हो, कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं। यानी ऐसा लग रहा है कि केंद्र चाहती है कि तीन जो उपचुनाव हैं, उपचुनाव के नतीजे देख लिए जाएं। अगर वो तीनों के तीनों बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो उसके बाद फिर वो एक नए सिरे से तय कर सकते हैं कि क्या बीजेपी को विधानसभा भंग करके चुनाव में जाना चाहिए या फिर सरकार बनाने की एक संभावना तलाशनी चाहिए। एक संभावना जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 3 उपचुनाव बीजेपी जीतती है तो उसकी सदस्यों की संख्या 32 होगी और बाकी 3 अन्य, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर शोएब इकबाल भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आके खड़े हो जाते हैं तो 35 होते हैं बीजेपी के, 35 ही होंगे विपक्ष के, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी का स्पीकर है जो पहले से निर्वाचित हो चुका है और स्पीकर तब तक वोट नहीं दे सकता जब तक कि मत बराबर ना हो, तो ऐसे में बीजेपी के 35 होंगे और विपक्ष के 34 होंगे। तो ऐसे में एक बहुत दूर की कौड़ी ही सही, लेकिन एक संभावना है। आप जो विकल्प बता रहे हैं वो विकल्प है, लेकिन अभी तक जिस तरीके का रुख रहा है शोएब इकबाल का, उसे देखते हुए हम दर्शकों को ये बता रहे हैं अपने आंकड़ों के जरिए कि देखिए, अगर तीनों उपचुनाव बीजेपी जीत भी जाती है तब भी सिर्फ 2 अन्य ही बीजेपी के साथ आएंगे और तब भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर। मतलब सरकार कैसे बनेगी, ये सवाल तब भी बरकरार रहेगा।